हेलो, नमस्कार, कैसे हैं सब? तो जैसे कि हमेशा हम प्रीवियस वीडियो के बारे में थोड़ी-सी चर्चा करते हैं ताकि आपको लिंक लगे दोनों भी चीज़ों के बीच में। तो मैं आपको फिर से एक फटाक से रिकैप दिलाता हूँ। तो लास्ट वीडियो में जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो व्हाई शुड आई लर्न म्यूज़िक? बिकॉज़। तो ये जो भी बिकॉज़ है वो हम सब देख लिए थे। आफ्टर ऑल आपको क्यों म्यूज़िक सीखना है, आपका खुद का परसेप्शन है और उस पे ही बेस्ड है सब कुछ। लेकिन मैंने आपको जस्ट एक जो बेनिफिट्स नज़र आ सकते हैं वो मैंने आपको दिखाए थे, जैसे कि टू रिलैक्स फ्रॉम डे टू डे मैकेनिकल रूटीन। फिर आपको और दूसरों को बहुत सारा आप आनंद दे सकते हो म्यूज़िक के ज़रिए से। और फिर मेडिटेशन और आपका कंसंट्रेशन और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ हो सकता है म्यूज़िक की वजह से। फिर टू डेवलप एन इंसाइट इनटू म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट, इसके ऊपर हमने विशेष तौर पे चर्चा की थी। फिर जो सुर और नोट्स का जो पावर है, मतलब थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक मैटर की तरफ हम लोग गए थे चर्चा करते वक्त। तो ऐसे कई सारे फ़ायदे हैं जो आप खुद भी रिवील कर सकते हो। अगर आप खुद म्यूज़िक प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद भी रिवील कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अब बिगिनिंग में कोई तो लगता है जो आपको अच्छे से बता सके कि ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा एक फैक्चुअल जो भी रिप्रेजेंटेशन था वो मैंने आपके सामने रखा है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे हम म्यूज़िक के बारे में जान चुके हैं, अभी थोड़ा बहुत तो जानकारी ले चुके हैं। तो इसकी भी कुछ कैटेगरीज़ है, मतलब म्यूज़िक और उसके प्रकार। तो ये जो प्रकार है इनके बारे में हम थोड़ी जानकारी आज लेंगे। और भी संगीत से रिलेटेड जो भी कोई वीडियोस मैंने बनाए हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, तो वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखे हैं दोस्तों, आप उसका ज़रूर लाभ उठाएं। और उसमें से दो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मतलब सी शार्प और ए शार्प, ये स्केल्स का जो तानपुरा है वो मैंने आपके लिए एकॉस्टिक तानपुरा का रिकॉर्डिंग जो मेरे घर में तानपुरा है वो खुद बजा के आपके लिए 40 मिनट्स के ड्यूरेशन का अपलोड किया है, ताकि जिनको भी रियाज़ करना है घर में लेकिन एकॉस्टिक तानपुरा नहीं है और मशीन में जो तानपुरा है उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है रियाज़ के वक्त, तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाएं। खाली अपने ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट करके दोस्तों इसका लाभ उठाएं, ताकि आपको और भी अच्छा साउंड का जो रेजोनेंस है या फिर थोड़ा एम्पलीफिकेशन है वो ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो इसी प्रकार से इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हुए मैं आज के सब्जेक्ट में एंटर कर रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, आइए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। तो ये स्लाइड मैंने आपके लिए बनाई है। तो जो म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक के जो भी प्रकार है वो 4 मुख्य प्रकार इसमें लिखे हैं और उनकी जो सब कैटेगरीज़ हैं वो भी मैंने नीचे अलग से लिखी है। तो जैसे देख सकते हैं आप कि क्लासिकल म्यूज़िक, फिर सेमी क्लासिकल म्यूज़िक, लाइट म्यूज़िक एंड फोक म्यूज़िक, मतलब शास्त्रीय संगीत। फिर सेमी क्लासिकल मतलब उपशास्त्रीय संगीत। फिर लाइट म्यूज़िक मतलब सुगम संगीत, और फोक म्यूज़िक मतलब जो रीजनल म्यूज़िक है वो बोल सकते हैं फोक म्यूज़िक है। तो इसमें से हम पार्ट टू पार्ट एक्सप्लेन करते जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चारों भी पार्ट एक्सप्लेन करना बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए आई विल ट्राई कि सब कवर हो, लेकिन आज हम ज़्यादा चर्चा करेंगे क्लासिकल म्यूज़िक के जो प्रकार हैं, नॉर्थ हिंदुस्तानी और कर्नाटिक। जो आप येलो कलर का जो स्टिकर आपको दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि क्या है नॉर्थ हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक पद्धति का संगीत। सो ऑन योर स्क्रीन इज़ क्लासिकल म्यूज़िक के अलग अलग जो प्रकार है दो, वो है नॉर्थ हिंदुस्तानी, उत्तर हिंदुस्तानी और मतलब कर्नाटिक म्यूज़िक, ऐसे दो प्रकार हैं। तो हिंदुस्तान में फ़िलहाल दो संगीत पद्धति अस्तित्व में है, ऐसे हम बोल सकते हैं। कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु और केरला, ये जो प्रदेश है जो साउथ में है, तो इनका बहुत सा भाग दाक्षिणात्य संगीत के इन्फ्लुएंस के अंडर है, ऐसे कंसिडर करते हैं, जिनमें ये जो कर्नाटक संगीत पद्धति है वो ही प्रचलित है। और फिर इंक्लूडिंग महाराष्ट्र से आगे जितने भी सब राज्य हैं उनमें उत्तर हिंदुस्तानी पद्धति प्रचलित है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर हम एक्चुअली देखने जाएं तो इन दोनों ही संगीत प्रणालियों का जो मूल तत्व है, मतलब जो रूट्स है, वो सिमिलर है, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे कि दोनों भी संगीत पद्धतियों में राग गाए जाते हैं,
अभी राग मतलब क्या वो हम देखेंगे ज़रूर। तो लेकिन फ़िलहाल इतना ही याद रखें कि दोनों में भी राग गाए जाते हैं, दोनों की भी राग विस्तार करने की पद्धति, फिर राग में जो तालबद्ध रचना रहती है, जो कंपोजिशंस गाए जाते हैं, तो उनका जो ढांचा है वो लगभग एक जैसा ही है। तान पलटे भी दोनों भी पद्धतियों में लिए जाते हैं, लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ पे है? तो डिफरेंस है भाषा में। जैसे कर्नाटिक जो संगीत पद्धति है उसका भाषा अलग है, और उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में अलग भाषा में कॉम्पोजिशंस की रचना की गई है। फिर स्वरों का उच्चार जो होता है, तो वो स्वरों का उच्चार दोनों भी पद्धतियों में अलग अलग है, और लय और ताल की जो पद्धति है तो ये दोनों में भी अलग है। तो ये हम जनरल एक तौर पे बोल सकते हैं कि ये एक डिफरेंस है दोनों में। दोस्तों, जो 7th सेंचुरी है वो बहुत सारे अर्थ से इम्पॉर्टेंट कंसिडर की जाती है, क्योंकि इस सेंचुरी में ही, मतलब इस सेंचुरी के आसपास हिंदुस्तानी संगीत का जो खास वैशिष्ट्य है, तो वो समझने जाने वाला जो राग संगीत की संकल्पना है वो आई अस्तित्व में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, तो जो प्रादेशिक शैलियाँ थी अलग अलग, उनका विकास हो गया। तो वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी विशिष्ट प्रादेशिक शैली के वजह से जाने जाने लगे। तो ये जो शैलियाँ है या ये जो संगीत है, इसके बारे में विस्तृत स्वरूप से मतंग मुनि ने अपने बृहददेशी नामक ग्रंथ में सब लिख के रखा हुआ है। तो इसमें इसको हम ज़रूर रिफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी का जो एक पीरियड था, तो ये पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें संगीत का आमूलाग्र तौर पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो जो नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक है, नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक अलग क्यों हुआ साउथ इंडियन म्यूज़िक से? क्योंकि वो जो संगीत पद्धति थी पुरानी, उसके ऊपर ईरानी संस्कृति का इन्फ्लुएंस हो गया, उसके ऊपर उसका प्रभाव हुआ। तो उसकी वजह से जो नदियाँ हैं महाराष्ट्र में, जो कृष्णा और वेण्णा है, तो उसके साउथ में जो भी रीजन है वहाँ के संगीत पे कौन सा भी असर हुआ नहीं। और महाराष्ट्र से आगे उत्तर में जितने भी प्रदेश हैं, उन सब प्रदेशों में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत का प्रचार हुआ। तो मतलब दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो थी वो जैसी थी वैसी ही रही, अभी भी वैसी ही है, लेकिन उस संगीत पद्धति पे ईरानी संगीत का जो प्रभाव हुआ उसके वजह से उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, एक नई पद्धति अस्तित्व में आई, और वो प्रचलित हुई महाराष्ट्र से आगे जो भी प्रदेश है उसमें। तो ये जो 7th to 12th सेंचुरी का जो एक पूरा एक पीरियड है, तो वो ये सब चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे बोल सकते हैं। और फिर 13th सेंचुरी तक ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहा, और उसकी वजह से फिर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की जो दो इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, नॉर्थ हिंदुस्तानी और कर्नाटिक, ये दोनों भी पद्धति अस्तित्व में आई, फॉर्म हुई। तो अभी आप बोलोगे ये सब तो ठीक है, हिस्ट्री समझ ली जो भी है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि दोनों संगीत पद्धतियों में फ़र्क कैसा है? अगर दोनों को गाने के लिए बिठाया, दोनों भी पद्धतियों के गायकों को, तो ज़रूर आपको फ़र्क आमतौर पे महसूस होगा। लेकिन आप अगर इसका अभ्यास करने जाओगे तो कैसे फ़र्क आप जज कर पाओगे? कि अलग है तो ठीक है, दोनों भी गायक कुछ ना कुछ तो अलग गा रहे हैं, आप एक जनरलाइज्ड एक स्टेटमेंट आप कर सकते हो, लेकिन कैसे फ़र्क जाने? तो उसके लिए मैं आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ भेद आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपको भेद ही बता देता हूँ, चलिए, तो आपको समझ जाएगा। तो दोनों भी संगीत पद्धतियों में 12 स्वरों का प्रयोग होता ही है, लेकिन कुछ जो स्वर है, जो हर एक स्वरों के एक नाम होते हैं, तो वो नाम जो है उनमें कुछ फ़र्क महसूस आते नज़र में आते हैं। जैसे हमारे कोमल रे और ध, मतलब उनके शुद्ध रे और ध है। फिर हमारे जो शुद्ध रे और ध है वो उनके चतुश्रुतिक रे और ध है। फिर हमारा जो मध्यम है तो उनका प्रति मध्यम है, प्रति म बोलते हैं। फिर हमारा जो कोमल कोमल निषाद है तो वो उनका षट्श्रुतिक धैवत है, या फिर कौशिक नी बोलते हैं। फिर हमारा जो कोमल ग है उसको साधारण ग या तो षट्श्रुतिक
वह पंचश्रुति ऋषभ बोलते हैं। फिर हमारा जो शुद्ध निषाद है उसको वो लोग काकली निषाद बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब ये सब नाम है, इसलिए नामों के जो भी फ़र्क है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में स्वरों का जो सबसे निचला जो स्वरूप रहता है वो कोमल होता है, तो कर्नाटिक पद्धति में वो शुद्ध माना जाता है। फिर हमारे पद्धति में मतलब उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में जो 10 थाट माने गए हैं, तो उनके पद्धति में 19 थाट, या वो लोग थाट को मेल बोलते हैं, तो मेल माने गए हैं। तो जो गेय थाट है, क्योंकि पंडित वेंकटमखी जी ने अपने चतुर्दंडी प्रकाशिका में ये 72 मैथमेटिकल जो उनका एक प्रेजेंटेशन था उसके बेस्ड 72 मेल उन्होंने सामने रखे थे, लेकिन जो गेय है वो 19 मेल माने जाते हैं। फिर हमारे यहाँ पे जो एकम्पनिस्ट रहते हैं तो वो तबला बजाते हैं, लेकिन उनके यहाँ पे मृदंगम पे साथ होती है। फिर पारंपरिक गायकी में हमारे यहाँ पे बंदिश को विशेष महत्व रहता है, उसमें बदल कदापि नहीं हो सकता, लेकिन उनके यहाँ पे बंदिश के लिए ऐसा बंधन नहीं है, उसमें गायक अपने प्रतिभा के अनुसार थोड़ा बहुत बदल कर सकता है। फिर हमारे यहाँ पे जो स्वरों का जो स्थैर्य है, जो एक स्टिल नोट्स लगाने की जो एक पद्धति है, या उनका जो एक गंभीर स्वरूप है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। लेकिन उनके यहाँ पे स्वर को एक स्लाइट कंपन रहता है, और गमक और चंचलता उनके संगीत में ज़्यादा नज़र आती है। फिर उच्चार, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्वरोच्चार, शब्दोच्चार, इन सब में आपको फ़र्क ज़रूर महसूस होगा दोस्तों। तो ये कुछ भेद मैंने आपके सामने रखे हैं। फिर जो सिमिलैरिटीज़ हैं, तो दोनों भी पद्धतियाँ राग के ऊपर आधारित है। दोनों भी पद्धतियों में थाट और राग वर्गीकरण जो रहता है वो मान्य है, सभी जो विद्वान हैं उनके तरफ से वो एक्सेप्टेड है। फिर हमारे यहाँ पे जिसको थाट बोलते हैं उसको वहाँ पे मेल बोलते हैं। दोनों भी पद्धतियों में अर्थात स्वर और लय, ये जो दो मूल तत्व है उनका विशेष महत्व है ही। दोनों भी पद्धतियों में कुछ ताल समान है, कुछ ताल बोल रहा हूँ मैं। जैसे कि हिंदुस्तानी में उत्तर हिंदुस्तानी पद्धति में जो एक ताल है, वो कर्नाटक पद्धति में जो चतस्र जाति का अठताल है उससे सिमिलर है। फिर हमारा जो तेवरा ताल है और उनका जो तिस्र जाति का त्रिपुट ताल है वो समान है। फिर दोनों भी पद्धतियों में जो ताल है उन पे पहले मात्रे पे ही सम दी जाती है। सम मतलब ताल की पहली मात्रा। अगर आप रैंडमली कोई भी ताल सुन रहे हो तो उसमें आपको जहाँ पे इच्छा होती है कि यहाँ पे मैं ताली दूँ, या यहाँ से इसका बिगिनिंग हो रहा है, ऐसे आपको जो फील आता है उस मात्रा को सम बोलते हैं, और वो हमेशा ताल की पहली मात्रा होती है। तो वो दोनों भी पद्धतियों में पहली मात्रा पे ही सम मानते हैं। फिर जैसे हमारे उत्तर हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में ध्रुपद, ख्याल, तराना, ठुमरी इत्यादि प्रकार है, वही उनके कीर्तनम, कृति, तिल्लाना, जावली, ये जो गीत प्रकार है उनके समान लगते हैं। मतलब दोनों भी पद्धतियों में गायक, वादक या कलाकार जो भी है उनको गाना बजाने का पूरा स्वातंत्र्य दिया गया है, फ्रीडम है। लेकिन बदल किस वजह से होता है, तो कलाकार की अपनी जो प्रतिभा रहती है, अपनी क्रिएटिविटी रहती है, और फिर आचार विचार जो भी दोनों पद्धतियों में जो भी एक अलग जिसकी वजह से वो बने हैं, तो वो आचार विचारों की वजह से जो फ़र्क है वो हमें महसूस होता है दोनों भी पद्धतियाँ जब परफॉर्म की जाती है तब। तो ये था हमारा सफ़र क्लासिकल म्यूज़िक के जो दो प्रकार है, उत्तर हिंदुस्तानी और दक्षिण हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, उसके बारे में हम लोग ने आज खाली 1% जानकारी ली, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने एक ब्रीफ बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा लर्न किया। फिर उसके बाद में जो सिमिलैरिटीज़ थी और जो भेद थे उनके बारे में थोड़ा देखा। और ये देखना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जब आप भेद समझोगे तो आपको दो शैलियाँ अलग समझ में आएगी, और जब आपको शास्त्र उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट इसमें पैदा होगा, और जब इंटरेस्ट आएगा तो आप उसको लर्न करोगे अच्छे तरीके से दोस्तों। तो ये जो सब विषय है, ये सभी विषयों में ऑलमोस्ट लोगों ने पीएचडी की है, तो मैं ये बिल्कुल भी कोट नहीं करना चाहता कि मैं एक ही वीडियो में सब विषय कवर करूँगा, और मैं आपको जितना भी ब्रीफ बताऊँ आपको इंटरेस्ट ज़रूर इसमें होगा, लेकिन उसके अंदर, वो विषय के अंदर जाने के लिए आपको ज़रूर
इसका अभ्यास करना ज़रूरी है और उसके लिए प्रोवोक करना मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ। इसलिए मैं ये सब ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने रख रहा हूँ और यही सब विषय लेके मैं आपके सामने आऊँगा। थोड़ा और डीप हम जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स के अंदर जाते जाएंगे उस हिसाब से फिर बाकी भी जो विषय दिख रहा है वो सब विषय मैं इसी तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करूँगा और फिर उसके बाद में हम ग्रेजुअली ये सब कॉन्सेप्ट्स और डीपली समझेंगे दोस्तों। तो आई थिंक आज का जो विषय है मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों, तब तक हैप्पी प्रैक्टिसिंग।